धातुएं उनके खनिजों या अयस्कों से निष्कर्षित होती हैं और धातुओं से अशुद्धियां हटाने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। क्या आपको पता है कि एक सामान्य उपस्थित अशुद्धि सल्फर है? चलिए इस वीडियो में सल्फर और धातु की क्रिया देखें। अधिकांश धातुएं सल्फर के साथ सीधे अभिक्रिया कर धातु सल्फाइड बनाती है। चलिए कुछ अभिक्रियाओं का अध्ययन करें। चीनी मिट्टी के पात्र में करीब 10 ग्राम जिंक चूर्ण लें। इसमें 5 ग्राम सल्फर मिलाएं। इसे अच्छे से मिलाएं और मिश्रण को हल्का गर्म कीजिए। कुछ समय बाद मिश्रण को गर्म करना बंद कर दें। फिर कमरे में अंधेरा करें और मिश्रण को जलाएं। आपने क्या देखा? हम देख सकते हैं कि शुरू में मिश्रण चमकीली पीली ज्वाला के साथ जलता है, जो श्वेत चिंगारियों की बौछार और ऊष्मा के निकास के साथ धीरे धीरे हरे रंग की ज्वाला में परिवर्तित हो जाती है। आप शीर्ष पर मशरूम अभ्र भी देख सकते हैं। कुछ समय बाद पीले रंग के जिंक सल्फाइड को अवशेष के रूप में देखा जा सकता है। आणविक स्तर पर जिंक सल्फर के साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिंक सल्फाइड बनता है। चलिए अब आयन के साथ सल्फर की अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। एक वॉच ग्लास में थोड़ा सा सल्फर चूर्ण लें। इसमें आयन चूर्ण मिलाकर और अच्छी तरह मिलाएं। एक धातु की छड़ लें और इसे गैस के बर्नर पर गर्म करें। अब इस छड़ को आयन और सल्फर के मिश्रण में रखें। ये धातु की छड़ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप आयन सल्फाइड निर्मित होता है। समग्र अभिक्रिया एक छोटे ज्वालामुखी के रूप में प्रतीत होती है, जो विस्फोट के लिए तैयार है। अभिक्रिया का उत्पाद आयन सल्फाइड छड़ में संगलित हो जाता है। मरकरी के साथ अभिक्रिया। सल्फर मरकरी के साथ अभिक्रिया करके मर्क्यूरिक सल्फाइड बनाता है। एक चुटकी सल्फर और मरकरी की एक बूंद लें और दोनों को एक मोर्टार में डालकर अच्छे से पीसें। मोर्टार में उत्पाद के रूप में हमें मर्क्यूरिक सल्फाइड का काला चूर्ण प्राप्त होता है। मरकरी सल्फर के साथ संयोजित होकर मर्क्यूरिक सल्फाइड बनाता है। सल्फर और मरकरी की अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है। हमने पढ़ा है कि सल्फर जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फाइड बनाता है। ये आयन के साथ अभिक्रिया करके आयन सल्फाइड बनाता है और मरकरी के साथ मर्क्यूरिक सल्फाइड बनाता है। धातुओं की अधातुओं जैसे ऑक्सीजन या जल के साथ अभिक्रिया हमेशा उपयोगी नहीं होती है। ये कुछ स्थितियों में समस्यात्मक भी हो सकते हैं। चलिए अपनी आगामी वीडियो में ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में अधिक जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि कारों के निर्माण के दौरान कारों के विभिन्न भागों जैसे दरवाजे, बॉनेट आदि के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है और इसके बाद इन सभी को एक साथ जोड़ने के लिए वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर वेल्डिंग का उपयोग दो धातुओं के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग के दौरान उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमीनियम आदि का उपयोग यौगिकों से इनसे कम अभिक्रियाशील धातुओं को विस्थापित करने के लिए किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किस प्रकार टूटी हुई रेल की पटरियों को ठीक किया जाता है? जर्मनी के वैज्ञानिक हांस गोल्डस्मिथ ने इस सवाल का जवाब खोजा।
उन्होंने 1899 की शुरुआत में टूटी हुई पटरियों के लिए थर्माइट अभिक्रिया का उपयोग किया था। ये अभिक्रिया उच्च ऊष्माक्षेपी होती है और इसमें एक उत्पाद के रूप में पिघले हुए आयन का निर्माण होता है, जिसका उपयोग टूटी हुई पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। तो रसायन विज्ञान में इस अभिक्रिया के अध्ययन से हमने क्या सीखा है? थर्माइट अभिक्रिया दो मुख्य अवधारणाओं की व्याख्या करती है। पहली, रीडॉक्स अभिक्रिया की अवधारणा और दूसरी, एल्यूमीनियम की उससे कम अभिक्रियाशील तत्वों के ऑक्साइडों में से तत्व को विस्थापित करने की प्रवृत्ति। इससे पहले कि हम इन अवधारणाओं को समझें, चलिए हम अपनी इस काल्पनिक प्रयोगशाला में थर्माइट अभिक्रिया का उपयोग करके देखते हैं। इस अभिक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए दो चिकनी मिट्टी के क्रूसिबल की आवश्यकता है, जिन्हें एक स्टैंड के रिंग में लगाया जाता है। प्रत्येक क्रूसिबल में एक जल निकास छिद्र है। एक कागज के टुकड़े को इन छिद्रों को बंद करने के लिए रखा जाता है। रेत से भरी हुई धातु की एक एक बाल्टी को इन क्रूसिबलों के ठीक नीचे रखा गया है। इन क्रूसिबल में थर्माइट मिश्रण का निर्माण एल्यूमीनियम चूर्ण और आयरन 3 ऑक्साइड, जिसके एक निश्चित अनुपात को जंग कहा जाता है, को मिश्रित करके किया जाता है। अब एक जलते हुए मैग्नीशियम के रिबन को थर्माइट मिश्रण के संपर्क में रखिए। इस अभिक्रिया के दौरान प्रत्येक एल्यूमीनियम परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन निष्कासित करके ऑक्सीकृत हो जाता है। आयन ऑक्साइड में उपस्थित Fe3+ आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आयन परमाणुओं Fe में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार ये अभिक्रिया रीडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, क्योंकि एल्यूमीनियम आयन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण आयन को उसके ऑक्साइड से विस्थापित कर देता है। थर्माइट अभिक्रिया के दौरान अधिक मात्रा में ऊर्जा निष्कासित होती है, इसलिए ये एक उच्च ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के दौरान 2500 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है। ये आयन के गलनांक 1530 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। इस प्रकार निर्मित आयन द्रव्य के रूप में प्राप्त होता है। छिद्र से निकलकर धातु की बाल्टी में गिरता हुआ श्वेत गर्म द्रवित आयन के कारण थर्माइट अभिक्रिया शानदार चमकीली सी प्रतीत होती है। इस गर्म द्रवित आयन का उपयोग रेल की टूटी हुई पटरियों की वेल्डिंग और अन्य मशीनरी कार्यों में किया जाता है। निर्जलीय एल्यूमीनियम ऑक्साइड क्रूसिबल के भीतरी सतह पर निक्षेपित हो जाता है और इसका उपयोग ऊष्मारोधी ईंट बनाने के लिए किया जाता है। इन ईंटों का उपयोग भट्टी के भीतरी अस्तर में किया जाता है। सारांश: थर्माइट अभिक्रिया एक उच्च ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो जले हुए मैग्नीशियम रिबन से थर्माइट मिश्रण को प्रज्वलित करने के कारण संपन्न होती है। इस अभिक्रिया के दौरान एल्यूमीनियम आयन को उसके ऑक्साइड से विस्थापित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्यूमीनियम ऑक्साइड और पिघले हुए गर्म आयन का निर्माण होता है। इस प्रकार थर्माइट अभिक्रिया एक रीडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। क्योंकि इस अभिक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए इसका उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि रेल की टूटी हुई पटरियों की मरम्मत के लिए। थर्माइट उन मिश्रणों में से एक है जिन्हें वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे अन्य तत्व और मिश्र धातुएं भी हैं जिनका उपयोग जुड़ने वाली धातुओं पर निर्भर करता है। आइए आगामी वीडियो में धातु और अधातु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं।